15 तारीख के सेशन में हम लोग जो है फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी चैप्टर नंबर 9 मॉड्यूल 1। पिछले सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट किया था और इस सेशन में फ्यूचर स्किल्स और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर स्किल क्या चीज है और इसका क्या इम्पैक्ट है आईटी इंडस्ट्री पे और हमारे दैनिक जीवन पे, डेली लाइफ के ऊपर। फ्यूचर स्किल्स वो कमिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो भविष्य में आने वाली हैं या शुरू होना, जो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हैं आज, और इनमें से कई चीज हम यूज भी करते हैं लेकिन हमें पता नहीं ये इस तकनीक के अंदर आती। तो इन्हीं फ्यूचर स्किल्स का एक इंट्रोडक्टरी सेशन, पूरा फुल इंट्रोडक्शन हम इसके अंदर लेंगे कि हमारे आसपास चल क्या चीज रही, चल क्या चीज रही है ये जानना बहुत जरूरी है। कौन सी तकनीक चल रही है और किस तकनीक में ज्यादा बड़ा भविष्य है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल अगर हम देखें, आईटी जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो धरती पे जितने भी लोग हैं, मतलब अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, उनमें सब के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा ही यूजफुल उपयोग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंसान की लाइफ को जो है वो चेंज करके रख दिया। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी एडवांसमेंट ने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन लाइफ को ज्यादा सरल और आसान कर दे। हमारी दिक्कतों को आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आसान बना दिया जाए, परेशानी ना हो बड़े कामों को करने, बड़े आसानी से हो जाए। फ्यूचर स्किल भी कुछ ऐसा ही है। फ्यूचर स्किल के बारे में ये कह रहा है कि फ्यूचर स्किल्स इज एन इंडस्ट्री यूटिलिटी टू गेट इंडिया एक्सेलरेटेड ऑन ए जर्नी to build its skill and become the global hub for IT and IT enabled services industry. फ्यूचर स्किल एक प्रकार की इंडस्ट्री उपयोगिता का एक इंडस्ट्री उपयोगी टूल है। आप इसको इस तरह से समझिए, औद्योगिक क्षेत्र में एक यूटिलिटी की तरह इस्तेमाल की जा रही है, इसको कहते हैं फ्यूचर स्किल, जिसकी मदद से इंडिया जो है एक तो स्किल बिल्ड करने का काम करता है और दूसरा आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर जैसी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, उसमें इंडिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स भविष्य में आने वाले कामों में क्या स्किल लेवल है हमारा, यह भी तय करता है। और वो स्किल लेवल जो आने वाले समय में जिन स्किल्स को हमें कवर करना है, साथ ही जिस स्किल में हमारा देश यानी इंडिया ग्लोबल हब बन सकता है आईटी का, वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हमें यहां पे समझना है कि क्या है फ्यूचर स्किल्स, भविष्य में किस तरह की चुनौतियां और किस तरह के अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारे देश में और हमारे इंडस्ट्रीज में आएंगी और उसे कैसे हम लोग स्किलफुली हैंडल करेंगे। तो वो क्या क्या है, ये फ्यूचर स्किल्स हैं। 9 स्किल्स शीट में कवर की गई है स्लाइड में। तो क्या क्या है देखिए, यहां पे लिखा हुआ है आईओटी। सबसे पहले लिखा है आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग। आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग। आईओटी जो है वो हमारी लाइफ में पूरी तरह से आ चुका है, धीरे धीरे आ रहा है। आईओटी है क्या? एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, एक तरह की इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आईओटी
जिसकी मदद से डिवाइसेस, जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करेंगे वो रिगार्डलेस ऑफ डिवाइस, उसका कोई शेप परफेक्ट नहीं, हर तरह का डिवाइस चाहे कैसा भी हो, वो डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइस इंटरनेट के जरिए विदाउट ह्यूमंस इंटरैक्शन कम्युनिकेट कर लेगा, बिना इंसान के द्वारा दिए गए कमांडों के। वो डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क के जरिए खुद ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे और इंसान की लाइफ को आसान करेंगे। दैट इज आईओटी। आईओटी का कॉन्सेप्ट ये है, वो ये कहता है कि जो डिवाइसेस आप चलाते हैं आज की तारीख में, उनको चलाने के लिए आपको बार बार कमांड देने पड़ता है। क्यों ना ऐसा डिवाइस हो जो इतना स्मार्ट हो कि अपने आप चीजें समझ जाए और उसे इंटरनेट से भी कनेक्ट कर दिया गया हो। सो द स्मार्ट डिवाइसेस जो आज हम लोग यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, दीज आर आईओटी डिवाइसेस। ये है वो आईओटी डिवाइस। अब इस तकनीक का नाम आईओटी है, वो अभी तक हम नहीं जानते थे, तो अब उसको पढ़ेंगे हम पूरा फुल डिटेल में कि किस तरह के ये भविष्य में आने वाले जो डिवाइस हैं और उनमें किस तरह की स्किल को यूज किया गया है और कैसे उसमें आप भी अपना स्किल एनहेंसमेंट कर सकते हैं और आईटी इंडस्ट्री को, इंडिया को आईटी इंडस्ट्री का हब बना सकते हैं। ये इसमें हम फ्यूचर स्किल्स में सीखेंगे। और इनमें से कोई भी स्किल, इनमें से हर एक टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे ली गई है आईटी इंडस्ट्री में, लोग इन टेक्निक्स को, इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और इसमें अपना करियर भी बना रहे हैं। तो आईओटी हो गई, आपको बताया आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसमें इंटरनेट को ही सब कुछ मान लिया गया। थिंग माने डिवाइस, इंटरनेट डिवाइसेस का, इंटरनेट यानी नेटवर्क और डिवाइसेस, थिंग माने डिवाइस, कोई भी डिवाइस और उसका एक नेटवर्क। इन डिवाइसेस का नेटवर्क और इंटरनेट मतलब ग्लोबली, एक ऐसा नेटवर्क ग्लोबली इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट, जिसको वो डिवाइस खुद ही हैंडल करेंगे। आपको उसमें इंटरेक्शन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। दे आर स्मार्ट डिवाइसेस। तो आज हम लोग जो डिवाइसेस यूज करते हैं उसमें से अधिकांश डिवाइस आप जब चलाएंगे तो ये महसूस करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले वो डिवाइस ज्यादा स्मार्ट हो गए, क्योंकि उनके अंदर आईओटी यानी वो इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और वो समय समय पे आपको मैसेज करते रहते हैं, साहब ये करिए, ये करना है, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होना है। हमारे स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन, दे आर आईओटी डिवाइसेस। आप देखिए कि आपका बैलेंस खत्म हो जाता है फटाक से, आपको आपके टीवी का बैलेंस खत्म हो जाता है, रिचार्ज करने के लिए फटाक से आपको मैसेज करता है, कहता है कि बैलेंस डलवाइए आप अपना, तुरंत। इट्स एन आईओटी। स्मार्ट वॉचेस, आपकी घड़ी के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, आप जा रहे हैं रास्ते में, आपके पास कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं, आपने घड़ी से सिम लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, आपने वहीं से ही फेसबुक करा, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिए अपने स्मार्ट वॉचेस। डिवाइस कनेक्टेड विद द इंटरनेट, हर वो डिवाइस आईओटी में इंटरनेट से कनेक्ट की जाएगी और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती होगी। एसएमएस कर लिया आपने, आपके पास घड़ी है, आपके पास स्मार्ट वॉच है और आपको किसी को एसएमएस करना है तो आपने उसी से ही एसएमएस कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया तुरंत, घड़ी से व्हाट्सएप। कभी सोचा था आज से 20-25 साल पहले किसी ने घड़ी से व्हाट्सएप किया जाएगा? घड़ी बस हाथ में बांधते थे, समय देखते थे, बस खत्म, यही उपयोग था। लेकिन आज घड़ी जो स्मार्ट वॉच है, चेंज्ड। दूसरी है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स, निष्कर्ष निकालना बड़े डेटा का, बड़ी लार्ज क्वांटिटी के डेटा का निष्कर्ष निकाल करके उससे फायदा उठाना, इज कॉल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स। देखिए कई ऐसी कंपनियां, बिग डेटा मतलब क्या है, किसको कहते हैं? बिग माने बड़ा, विशाल का है, और डेटा माने आंकड़े। जिन कंपनियों के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा आता है, हजारों पेटाबाइट डेटा कुछ ही घंटों में आ जाता है, जैसे फेसबुक हो गई, हजारों पेटाबाइट, 1000 टीबी, 1000 जीबी बराबर 1 टीबी, और
1024 टीबी बराबर 1 पीबी पेक्टाबाइट। इतनी भारी मात्रा में डेटा कुछ ही घंटों में, यानी कि मैं तो ये कह रहा हूं कुछ ही मिनटों और कुछ ही सेकंडों में ये पेटाबाइट डेटा जो है भर जाता हो। फेसबुक हो गई, गूगल हो गए और ऐसी बड़ी कंपनियां, तो वो अपने इतने बड़े डेटा को कैसे संभालें और कैसे उन जो डेटा उनके पास आ रहा है उस डेटा से वो अपनी रिसर्च करें। जनसंख्या, जनगणना, इतना करोड़ों लोगों का डेटा आता है, इतना बड़ी मात्रा में डेटा जो जाता है उससे कैसे एनालाइज किया जाए और कैसे रिपोर्टिंग की जाए। बिग डेटा एनालिटिक्स, विशाल काय डेटा को एनालाइज और निष्कर्ष निकालना। बिग डेटा एनालिटिक्स ये नई टेक्नोलॉजी आई है और जिसकी मदद से बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपने कंज्यूमर के डेटा को रीड करती हैं। लाखों करोड़ों, एक दिन में अरबों खरबों रिक्वेस्ट और अरबों खरबों डेटा होता है वो, और उसको निष्कर्ष निकाल करके वो रिपोर्ट्स तैयार करती हैं कि भाई कौन सा सामान कब बेचना है, किस कस्टमर को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, और उसको बिग डेटा टेक्नोलॉजी की मदद से फायदा उठा करके उससे तरह तरह के ऑपरेशन करती हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग तीसरा है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती। देखिए, कंप्यूटर के अंदर हम अपना इंपॉर्टेंट डेटा रखते हैं और उसको कंप्यूट यानी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्या ये कंप्यूटर जिनको आप ऑफिस में बैठ करके यूज करते हैं, ऑफिस टाइम खत्म हो जाने के बाद आपको एक्सेस मिलता है उनको? नहीं, ऑफिस तो बंद हो गया। 24 घंटे आपको कंप्यूटर और रिसोर्सेस जहां आप बैठ खड़े हो तुरंत वहां बहुत मुश्किल से मिलता है। तो क्यों ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे हम कहीं पे भी, एनीवेयर, एवरीवेयर आप अपनी रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर लें। ऐसी तकनीक कहलाती क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कंप्यूटरों का नेटवर्क और सर्विसेज का समूह है जिसको कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अगर वो अधिकृत है, इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें बहुत तरह की सर्विसेज हैं। फाइल स्टोर करने की स्टोरेज सर्विस, नेटवर्क सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज। अपना डेटा चाहे आप स्टोर कर लें, फाइलें जब चाहे तब स्टोर कर लें, कोई भी ऐप यूज करनी है उसको आप कहीं से भी बैठ करके यूज कर लें, और कहीं सुरक्षित, सिक्योरिटी सुरक्षित करके रखे रहे। 24/7 एनीवेयर एवरीवेयर, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके। आपका मन है रात के 12 बजे कोई फाइल खोल करके देखनी है, तो आप ऑफिस खुलवा नहीं सकते रात के 12 बजे, लेकिन अगर वो क्लाउड पे है तो यू कैन यूज 365 24/7 यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड है जैसे गूगल का क्लाउड, अमेज़न का क्लाउड, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने क्लाउड बना रखे हैं और उन क्लाउड में उन्होंने अपना नेटवर्क और सर्वर्स और सर्विसेज रखी हैं जिनको उनके एम्प्लॉइज 24/7 यूज करते हैं। अब जैसे देखिए ये क्यों है, क्लाउड क्या महत्व है। मल्टीनेशनल कंपनीज लगी हुई हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, और वो पूरी दुनिया में फैली हुई। तो पूरी दुनिया में एक ही समय तो नहीं हो रखा है, दुनिया के हर कोने में इस वक्त अलग अलग समय हो रखा है। हो सकता है अमेरिका में रात हो रही हो और किसी जगह पे इससे भी आगे समय चल रहा हो या पीछे चल रहा हो। तो अब ऐसे में रात हो रही है तो ऑफिस खुलेगा नहीं, डाटा मिलेगा नहीं क्या यूजर को, क्योंकि दूसरी कंट्री में तो सवेरा हो रखा है। तो जो डेटा सेव किया है सबको मिलना चाहिए, तो इसीलिए क्लाउड्स बनाए गए। क्लाउड कंप्यूटिंग में इसकी स्टडी की जाती है और ये कैसे बनेगा ये है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके टर्म, उसका क्या फायदा है। वीआर, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी नाम की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। वर्चुअल रियलिटी मतलब आभासी, जो कि वास्तव हो, एक ऐसा जो वास्तव ना हो के भी वास्तव लगता हो, दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल रियलिटी यानी वीडियो गेमिंग्स। वीडियो गेमिंग का जो वर्ड होता है, आपने भी वीडियो गेम कोई ना कोई खेला होगा, नहीं खेला किसी को खेलते देखा होगा। तो वर्चुअल रियलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वीडियो गेम्स। वर्चुअल रियलिटी में हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती, लेकिन जब आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो एकदम ऐसे लगेगा जैसे वास्तविक है। लाइक डायनासोर्स दिखेंगे आपको। मूवीज में इस्तेमाल की जाती वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए मूवीज को
ऐसी चीजें उसमें दिखाई जाती जो कि पॉसिबल ही नहीं है और वो संभव ही नहीं है, लेकिन उन असंभव चीजों को संभव किया जाता है वर्चुअल रियलिटी, वीआर टेक्नोलॉजीज की मदद से और एप्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमानी दो तरह की होती है, नेचुरल जो कि इंसानों के अंदर होती है, और आर्टिफिशियल जो कि मशीनों के अंदर होती है। और मशीनों के अंदर की बुद्धिमत्ता इंसान यानी आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स के अंदर यानी रोबोट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जाती है। तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या है वो। सोशल नेटवर्किंग एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल नेटवर्किंग एंड मोबाइल तो नोन टॉपिक है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉकचेन जो है वो डेटा को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इन टेक्नोलॉजीज के बारे में। और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, 3D प्रिंटिंग जो त्रिआयामी प्रिंटिंग करी जाती है उसके बारे में देखेंगे फ्यूचर स्किल में। और आरपीए, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, अगर किसी काम को मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिकली कराया जाए तो वो रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन कहलाता है, आरपीए। आजकल आरपीए की भी बहुत डिमांड होती बड़ी मशीनरीज में, और उसके जरिए प्रोसेस किसी काम को या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काम आपकी मशीनें अपने आप करने लगे, ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाए कि हर काम मशीन अपने आप करते हैं, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए कहलाते हैं। तो यहां इन फ्यूचर स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंडस्ट्री रेवोल्यूशंस की। देखिए, ये सबसे पहले इंडस्ट्री रेवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इससे पहले तक जो ह्यूमंस थे वो हाथ से खुद काम करते थे। कोई भी काम करना हो, हमारे पास उतने टूल्स वगैरह नहीं थे। तो मानव में क्या किया? औद्योगिक क्रांति लाए। औद्योगिक क्रांति इंसानों ने अलग अलग एरा में यानी अलग अलग समय काल में, भूतकाल में ये औद्योगिक क्रांति हुई। और ये औद्योगिक क्रांति, इसका एक ही मकसद था, सारे काम को मशीनों के जरिए किया जाए। अभी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है वो है रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0। ये क्या है? इंडस्ट्री 4.0 refers to a new industry technology। इंडस्ट्री 4.0 जो नई औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो नई औद्योगिक क्रांति है, उसका नाम रखा गया है इंडस्ट्री 4.0। इट रिफर्स टू ए न्यू इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एरा। ये एक नए औद्योगिक क्रांति के काल को के बारे में है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग करंट सिस्टम्स, सेंसर्स, मशीन्स एंड वर्कलोड्स। ये जो करंट में आप काम कर रहे हैं, इस करंट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रही, बदल रही है इनको। किसमें? कंप्यूटर मशीनों, सिस्टम्स में सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, मशीनें लगाई जा रही हैं, और वर्कलोड जो है वो इनको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस नए वर्तमान इंडस्ट्री औद्योगिक क्रांति जो हो रही है, जिसको नाम रखा गया है रेवोल्यूशन 4.0, इट रिफर्स टू एन एरा where workload is transforming from current system to sensors, machines। इनके बीच में ये वर्कलोड जो है वो दिया जा रहा है, यानी आपका सारा काम अब मशीनें करेंगी, सेंसर्स करेंगे, सब काम मशीनों के जरिए होगा। वो सेंस कर लेंगी क्या काम करना है, और वो काम बिना आपके कमांड दिए खुद ही करने लगेंगी। तो ये है अब नया प्लान
जो आने वाले समय में इंडस्ट्री चाह रही है कि इस तरह से काम हो कि इंसानों को कम से कम वर्कलोड उनके ऊपर पड़े। तो वर्कलोड, सिस्टम्स, सेंसर और मशीन्स, इन तीनों को शामिल किया जा रहा है इसमें। काम का लोड, क्या काम है उसको मशीनों और सेंसर्स और करंट सिस्टम्स जो है उनके जरिए किया जाएगा और ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में पहली औद्योगिक क्रांति करी गई थी। इस औद्योगिक क्रांति में रेल वगैरह बनाई गई, पटरियां बिछाई गई। अमेरिका में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और इसके जरिए टेक्सटाइल, मशीनें, बड़ी बड़ी स्टीम इंजन वगैरह, इन सब की खोज हुई थी और यहीं से ही उद्योगों ने जोर पकड़ना शुरू हुआ। हर चीज का इंडस्ट्री बन गई, हर चीज को बनाने का काम मशीनों से करने लगे। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, सेकेंड इन 19th सेंचुरी, थर्ड इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी एंड नाउ वी आर इन इंडस्ट्री 4.0। वी आर इन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0। कह रहा है कि पहला इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई, सेकेंडरी जो सेकेंड हुआ वो 19वीं शताब्दी में, तीसरा 19वीं शताब्दी के मध्य में, और अब जो है हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में हैं। अब हम चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में, और इनकी डिटेल क्या क्या है, हर काल में क्या क्या काम हुआ। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, इसको नाम रखा गया था इंडस्ट्री 1.0 यानी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 1.0। The first industry revolution took place from 18th century to, पहली इंडस्ट्री औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी और यह 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ये हुई। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये शुरू हुई। सबसे पहले ये जो मशीनें बनाई गई, बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनें, ये कब बनाई गई, 18वीं शताब्दी। और किसने बनाई, यूरोपियन, अंग्रेजों ने या फिर अमेरिकन्स ने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई। उद्योग धंधे, जो बड़ी फैक्ट्री लगी, वो कहां लगी, वो इन्हीं बड़ी कंट्री में लगी। ब्रिटेन, उस वक्त दो ही महाशक्ति हुआ करती थी, ब्रिटेन, अंग्रेज, जिनको हम लोग, जिन्होंने हमारे ब्रिटिश ने हमारे देश पे शासन किया 200 साल तक, तो उन्होंने इंडस्ट्री रेवोल्यूशन भी किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले स्टीम इंजन बना के वो इंजन जो है भारत में भी, रेल जो है वो अंग्रेज ही लेकर के आए, उन्होंने ही। और रेल के आ जाने से क्या हो गया, रेल के आ जाने से भारी माल, स्टील, बड़ी भारी मात्रा में आयरन, लोहा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाने लगा रेलवे की मदद से। तो रेलवे नहीं होता तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति नहीं होती, और इतने सारे फैक्ट्रीज को सामान कैसे पहुंचाया जाता। तो फर्स्ट इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 18 सेंचुरी में, 18 से लेके 19वीं सेंचुरी के शुरुआत तक ये मानी गई। और कहां हुई, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। फोकस्ड ऑन आयरन, इसका मुख्य केंद्र लोहा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री थी, उसके ऊपर इसका मुख्य ध्यान केंद्रित करा गया। विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन, और भाप के इंजन, क्योंकि उस वक्त शुरू में जो रेलवे था वो भाप के इंजन से चलता था, तो भाप का इंजन, आयरन, टेक्सटाइल और भाप के इंजन के जैसे जैसा विकास होता गया, ये इंडस्ट्रीज की विकसित होती गई, which played major role in industrial development. The development of steam engine played a major role in industrial development. Earlier, उससे पहले the society was agriculture based. उससे पहले जो भी समाज था वो खेती के ऊपर निर्भर था। देखिए, सब लोग खेती करते थे, पहले खेती करके अपना पालन पोषण करते थे। तो इंडस्ट्री लगने से, इंडस्ट्री लगा के पैसा कमाने लगे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल हो गए, इस तरह से चीजें बदली। अब ये बदली कैसे, एक तो भाप का इंजन बना, आयरन, लोहे और टेक्सटाइल का काम शुरू हुआ, इस तरह करके बहुत बड़ा, यूरोप में बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, जहां पे कपड़े बनने लगे, रॉ मटेरियल को जो है प्रोसेस किया जाने लगा,
आयरन, रेल की पटरियां बनने लगी, लोहे का काम बनने लगा, सरिया बनने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, तार बनने लगे, ये सब चीजें बनने लगी और प्रगति जो है वो, डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होने लगा। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी क्रांति 2.0, औद्योगिक क्रांति 2.0, इट टुक प्लेस बिटवीन 1870 एंड 1914। सेकेंड रेवोल्यूशन 1870 से 1914 के बीच में रहा, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इट फोकस्ड ऑन स्टील, इसका मुख्य केंद्र स्टील था, ऑयल, तेल और इलेक्ट्रिसिटी। इनमें जो बड़ी बातें यूज की गई, इनमें जो सामान यूज किए गए और जो चीजें जिनके ऊपर मुख्य फोकस रखा गया वो था स्टील, स्टील बनाने पे और स्टील के इस्तेमाल को करने पे, ऑयल यानी तेल, तेल यानी पेट्रोलियम, पेट्रोल निकालना, पेट्रोल ऑयलिंग, इसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, बिजली बनाने पे जोर दिया गया ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। क्यों ये सब किया गया? प्रोडक्शन बढ़ाना। फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी तब और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, तो इसके ऊपर फोकस करके रखा। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा स्टील, ज्यादा से ज्यादा तेल और ज्यादा से ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। और फैक्ट्रियां चलती कैसे हैं? फैक्ट्रियां चलती हैं बिजली से। तो अगर बिजली नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी, तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? स्टील नहीं होगा तो बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी कैसे? इसलिए सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन चीजों की ओर फोकस किया गया। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तीसरी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री 3.0, इट वाज डिजिटल रेवोल्यूशन। देखिए कंप्यूटर तीसरी तक पहुंचते पहुंचते 1969 आ गया, 1960-70, और याद होगा आपको कंप्यूटर खोज लिए गए और कंप्यूटर यूज होने लगे, तो ये औद्योगिक से डिजिटल क्रांति, इट वाज डिजिटल रेवोल्यूशन, ये डिजिटल क्रांति थी। एरा स्टार्टेड ड्यूरिंग 1969, फोकस्ड ऑन कंप्यूटर एंड आईटी। यहां से कंप्यूटर ने अपनी पकड़ बना ली और सारा काम कंप्यूटर से होने लगा, तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन कहलाती 3.0। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है इस वक्त, कमिंग रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन इंटरनेट। आज जो औद्योगिक क्रांति है वो इंटरनेट के जरिए हो रही। इसका उदाहरण है कि हर हाथ में मोबाइल है और उसमें इंटरनेट पड़ा हुआ है, वो इंटरनेट यूज करता है और हर काम, यहां तक कि आपको सामान घर तक पहुंचाने के लिए भी आपको कहीं जाना नहीं पड़ता और इंटरनेट के जरिए ही आप सामान घर में मंगवा लेते हैं। ये हुआ इंटरनेट क्रांति से, साइबर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की क्रांति से। ये हमारे चौथी इंडस्ट्रियल, ये अभी ये खत्म नहीं हुई है, इट इज स्टिल ग्रोइंग, ये अभी भी बढ़ रही है लगातार, और ये आगे कहां जाएगी, आगे का क्या भविष्य होगा, वो ये बताएगा आपको कि फ्यूचर स्किल, इसीलिए फ्यूचर स्किल पढ़ रहे हैं कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। उसी की झलक आपको इस स्लाइड में देखने के लिए मिलेगी। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अगर कोई सवाल आएगा तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सारे रेवोल्यूशंस के बारे में बताना होगा कि भाई फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या हुआ और इस वक्त क्या चल रहा है। और क्या चल रहा है वो आपने देख लिया कि इस वक्त जो आप भी उसी रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं, आप भी उसी रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं। आप इस वक्त 4.0 पे चल रहे हैं, तो 4.0 में हमको इस वक्त इंटरनेट और उससे संबंधित रेवोल्यूशन मिल रहा है और हम भी उसका हिस्सा हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपको फ्यूचर स्किल के पहले टॉपिक, जिसका नाम है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। इंट्रोडक्शन टू आईओटी। देखिए आईओटी के बारे में आप सेकेंड सेमेस्टर में तो पूरा पढ़ेंगे आईओटी के, यहां तक कि प्रैक्टिकल भी आईओटी इसके करेंगे, एम्बेडेड इंजीनियरिंग है ये। अभी फिलहाल आप आईओटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, केवल परिचय। फुल टेक्नोलॉजी मॉड्यूल सेकेंड सेमेस्टर में आपको इसको पढ़ना है। क्या है आईओटी? देखिए आईओटी जो इंटरनेट है उसका भविष्य है, आने वाला भविष्य।
IoT is the extension of internet connectivity into physical devices and everyday objects. देखिए IoT कह रहा है आपके दैनिक उपयोग के जितने भी चीजें और फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर देने का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विचार है, इंसानों ने ये सोचा कि जितने भी डिवाइस, जितने भी मशीनें ह्यूमन यानी इंसान इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए। इंटरनेट से उन फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करने से ये फायदा है कि हमारा जो भी कनेक्टिविटी, जो भी फिजिकल डिवाइस यूजर के आसपास अवेलेबल हैं, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाए। और ये जो अवेलेबल डिवाइसेस हैं, ये इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। एक दूसरे से ये डिवाइसेस न सिर्फ कनेक्ट हो जाएं, बल्कि कम्युनिकेट भी कर सकें एक दूसरे से। ये कॉन्सेप्ट है आईओटी का। उनका कहना है कि जितने भी डिवाइस फिजिकली आपके चारों तरफ लगे हैं, वो सब के सब इंटरनेट से कनेक्ट कर दिए जाएं, ताकि इंटरनेट से उनको ऑपरेट भी किया जा सके। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं आईओटी क्लाउड, एक आईओटी समूह, क्लाउड माने समूह समझ लीजिए आप, एक ऐसा समूह जिसमें डिवाइसेस इंटरनेट के जरिए, कैसा भी आपका स्मार्टफोन है इंटरनेट से कनेक्टेड, आपका मॉडेम राउटर, सैटेलाइट, आपकी कार में भी इंटरनेट लगा हुआ, वाईफाई वगैरह सब लगा हुआ। आपके पास कोई डिवाइस है जो नापने का या कैलकुलेट करने का काम करता है, उसको भी इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, घड़ी, घर में लगे डिवाइसेस, फ्रिज, एयर कंडीशनर, सब कुछ हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और उसको कंट्रोल और मॉनिटर कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, वाया इंटरनेट। इंटरनेट से ही हमने अपने मोबाइल फोन से घर में रखा हुआ एसी जो है उसको स्विच ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, उसकी कूलिंग कंट्रोल कर ली। ये फायदा हमें मिलेगा आईओटी से। आईओटी इज एक्सटेंशन, वृद्धि है इंटरनेट की। इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना और वृद्धि करना इनटू फिजिकल डिवाइसेस के अंदर। फिजिकल डिवाइसेस के साथ साथ आपके डेली इस्तेमाल करने वाले जो ऑब्जेक्ट और डिवाइसेस हैं उसमें भी इंटरनेट की वृद्धि कर देना, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे को मैसेज आदान प्रदान कर सके, एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, और एक दूसरे से भी ना सिर्फ इंटरनेट के जरिए आपसे, बल्कि आपस में भी एक दूसरे से। ये मैंने अपने स्मार्ट वॉच से मेरी कार को सिग्नल दिया सिक्योरिटी ऑन ऑफ करने के लिए कि भाई जो है सिक्योरिटी ऑन ऑफ हो जाए। इसके अलावा मैंने अपने मॉडेम रूटर को कॉन्फ़िगर कर लिया बाहर से ही, घर से बैठे बैठे वाया इंटरनेट। तो ये सारे डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन कंट्रोल एंड मॉनिटर all the physical devices and everyday objects over the internet. एग्जाम्पल कह रहा है इफ यू हैव एन IoT रेफ्रिजरेटर, मान लीजिए मेरे पास एक IoT इनेबल्ड रेफ्रिजरेटर है, इट विल लेट यू नो अबाउट योर डाइट। तो ये आपको आपकी डाइट से संबंधित चीजें मॉनिटर करेगा, और साथ में फ्रिज में रखा हुआ जो भी खाना है उसमें से कौन सा खाना आपके लिए सबसे बढ़िया है, कौन सा फ्रूट सबसे बढ़िया है जो आपके लिए हेल्थ के अकॉर्डिंग, वो आपको सजेस्ट करेगा आप ये खाइए, आप ये यूज करिए। इस तरह से आने वाले समय में ये भविष्य इस तरह से तैयार होगा। आपको आपकी डाइट मॉनिटरिंग शीट पकड़ा देगा और वो आपको आपके मोबाइल पे दिखाई देगी, और आपको फ्रिज खोलते ही वो बताएगा, या फिर वो आपको खुद बताएगा आपका जो स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्ट बैंड पहने हुए हैं जिससे हेल्थ मॉनिटरिंग कर दी जाती है, उसी को मॉनिटर करके वो बता देगा कि साहब आपको ये नहीं खाना है, आप डाइट में ये लीजिए।
आपके फ्रिज खोलते ही आपको बताएगा आप ये खाइए, आपको सजेस्ट करेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आप ये मत खाइए, या आपका आयरन लेवल कम है तो आप ये वाले फल खाइए, आपको सजेशन देगा। रेफ्रिजरेटर वो भी, क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह का रेफ्रिजरेटर होगा? आने वाले भविष्य में इस तरह का ही रेफ्रिजरेटर आएगा, और इस तरह के रेफ्रिजरेटर को आईओटी इनेबल्ड रेफ्रिजरेटर बोला जाएगा। ये रेफ्रिजरेटर्स और इस तरह के डिवाइस बन चुके हैं। हाँ, उनको अभी समय लगेगा थोड़ा हमारे मार्केट तक पहुंचने के लिए, लेकिन जान लीजिए रिसर्च बहुत पहले से हो गई है। यहां तक कि केटली जिसमें चाय और कॉफी बनाते हैं, उस तरह की कॉफी वेंडिंग मशीन वगैरह, इस तरह की भी कॉफी मेडलिंग मशीन भी बनकर के तैयार हो चुकी है बहुत पहले ही। इट सजेस्ट यू बेस्ट मील फॉर यू। कितना उपयोगी हमें खुद बता रहा है, हाथ बढ़ाने से पहले ही आपको बता देगा ये चीज मत खाइए, इसमें ये है, इसमें शुगर इतनी बड़ी है, इसमें शुगर का लेवल ज्यादा है, आपके लिए सही नहीं है। दैट इज यूज ऑफ आईओटी। तो आईओटी किस तरह से हमारी लाइफ को आसान बना रहा है, आपने देख लिया कि आईओटी का क्या इस्तेमाल है। आईओटी इज एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इनटू फिजिकल डिवाइसेस। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वृद्धि फिजिकल डिवाइसेस और डेली डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स के अंदर करना, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे से बात, एक दूसरे से मैसेज पास ऑन कर सके, इंटरैक्ट कर सके ओवर द इंटरनेट, एंड कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड, और उनको कंट्रोल भी किया जा सके और मॉनिटर, उनके ऊपर नजर भी रखी जा सके। ये आईओटी हमें सुविधा देता है। केविन एस्टन फर्स्ट टाइम यूज दिस वर्ड इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ही इज द फादर ऑफ आईओटी। जिस तरह चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक उसी तरह आईओटी के केविन एस्टन नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट को प्रॉक्टर एंड गैम्बल में सबसे पहले इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी में, इन्होंने पूरी दुनिया को इस तकनीक से परिचय कराया था, आईओटी क्या होता है और क्या भविष्य है आईओटी का। इसलिए उनको फादर ऑफ आईओटी कहते हैं, केविन एस्टन। ही इज द फादर ऑफ आईओटी टेक्नोलॉजी। और सबसे पहले इन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनमें इसको, उनके एक सेमिनार में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी से लोगों का परिचय कराया। प्रोटोकॉल सर्विस कौन सी यूज होती है? जैसे हमारे ब्राउजर में HTTP यूज होता है, उसी तरह आईओटी में जिग्बी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। जिग्बी नेटवर्क सर्विस या जिग्बी प्रोटोकॉल। और क्या होता है? आरफिड सेंसर्स और WSN, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी वायरलेस। ये जो आईओटी डिवाइस होंगे ये अक्सर वायरलेस होंगे, और वायरलेस में जो फ्रीक्वेंसी, वायरलेस तकनीक यूज की जाएगी या वायरलेस फ्रीक्वेंसी की यूज की जाएगी वो होगी आरफिड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आप देख लीजिए जो भी डिवाइसेस आईओटी होते हैं, आपका स्मार्ट वॉच हो गया आईओटी है, वायरलेस ब्लूटूथ या आरफिड। आपका स्मार्ट, आप आज आप एक एग्जांपल देखिए कि आप एक टीवी आ रहा है, स्मार्ट टीवी आ रहा है Xiaomi वगैरह का, उसमें आप अपने मोबाइल से डेटा सीधे आउटपुट स्क्रीन पे भेज लीजिए ब्लूटूथ के जरिए। आरफिड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एंड WSN, वायरलेस सेंसर नेटवर्क रिक्वायर्ड इन आईओटी। ये एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? इस नेटवर्क के जरिए। यहां आप स्लाइड में भी देख रहे हैं कि यहां पे अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं, लेकिन सब वायरलेस हैं। तो अब आने वाले समय में वायरलेस डिवाइस बहुत बनेंगे विदाउट वायर। और आप देख भी रहे होंगे कि हमारे कुछ डिवाइस वाईफाई वाले रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली उनमें वाईफाई रहता है। यहां तक कि जो स्मार्ट मीटर आपके घरों में लगे हैं, कुछ घरों में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में स्मार्ट मीटर लगाए, दे यूज दिस वायरलेस सेंसर नेटवर्क WSN। दे आर आईओटी डिवाइसेस। आपके घर में बिजली का बिल लेने वाला नहीं आएगा, वो उसको पहले ही पता लग जाएगा आपका बिल कितना हुआ। आईओटी, इट इज द लाइव इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईओटी इन योर सोसाइटी। अगर आपके घर में नहीं लगा है तो आपने किसी के घर में इस तरह के बिजली के इलेक्ट्रॉनिक नए स्मार्ट मीटर देखे, इनको स्मार्ट मीटर कहते हैं। स्मार्ट मीन्स
आईओटी इनेबल्ड एप्लीकेशन कहां कहां यूज होती हैं आईओटी डिवाइसेस? कंज्यूमर एप्लीकेशंस में। कंज्यूमर मतलब जो घर में हमारे तरह तरह के कंज्यूमर एप्स हम लोग यूज करते हैं। कॉमर्शियल एप्स, कॉमर्शियल जगहों पे, बड़ी इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसेस में, इन जगह पे आईओटी डिवाइसेस लगे होते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल जगहों पे और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसेस, जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगते हैं हमारे सीसीटीवीज वगैरह और डोर अलार्म्स वगैरह, ये सब इसके अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसेस। अब हम इनको करेंगे किस किस तरह के हमको मिलते हैं और क्या एग्जाम्पल है इनका। जैसे अभी हमने कहा एप्लीकेशंस तो इतनी, लेकिन कौन सी है? कंज्यूमर एप्लीकेशंस, कंज्यूमर आईओटी डिवाइसेस, पार्ट ऑफ कंज्यूमर होम ऑटोमेशन। जो घर में जो होम ऑटोमेशन के लिए हम सामान यूज करते हैं, जैसे लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, मीडिया एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाते हैं। स्मार्ट होम इज द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर एप्लीकेशंस। तो एक स्मार्ट होम अगर आपने डिजाइन करके रखा है, जिसमें आपने सीसीटीवीज भी लगा रखा है, आपने डोर अलार्म्स लगा रखा है, बर्गलर अलार्म्स भी लगा रखा है, एयर कंडीशनिंग भी ऐसा रख रखा है जिसको आप मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, आपने जो है लाइटिंग के लिए भी जो है आईओटी ले रखा है, सिस्का जो होता है, सिस्का एलईडीज का, उनके पास भी आईओटी, उन्होंने आईओटी पे इंप्लीमेंट कर लिया है। यानी आप बोलेंगे लाइट टर्न ऑन टर्न ऑफ, तो लाइट के लिए स्विच बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप टर्न ऑन ऑफ हो जाएंगी। इंटेलिजेंट, दैट इज स्मार्ट होम। ये एग्जाम्पल है आईओटी कंज्यूमर एप्लीकेशन, ग्राहकों के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, आईओटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड पर्पसेस के लिए, यानी मेडिकल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और हेल्थ में भी। जैसे नेचुरली जब हम इन एप्लीकेशंस को घर में यूज कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री में और कॉमर्शियल यूज क्यों नहीं कर सकते? मेडिकल और हेल्थ में तो ये बहुत सारा फायदा कर सकती हैं। जैसे डेटा को कलेक्ट करना, रिसर्च और मॉनिटरिंग करने का काम इन डिवाइसेस को दे दिया जाए, ये अपना रिसर्च करते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे। IoT devices used to control mechanical, electrical and electronic systems. IoT डिवाइस जो हैं वो कंट्रोल करेंगे मैकेनिकल, घूमने फिरने वाले, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को, और अपने आप डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके रिपोर्ट आपको देंगे। तो रिसर्च एंड मॉनिटरिंग करने में तो IoT डिवाइस बहुत फायदेमंद। इंडस्ट्रियल कैसे करेंगे? IoT इंटेलिजेंट सिस्टम इनेबल रैपिड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। नए प्रोडक्ट्स को बनाने में IoT इतने इंटेलिजेंट डिवाइस जो इतने बुद्धिमान है और IoT इनेबल्ड है, तो ये बहुत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज को बनाना हो, निर्माण करना हो, उसमें नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए नए आइडियाज देने का काम करेंगे IoT डिवाइस। इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन, फास्टर डिसीजन, कंस्ट्रक्शन का काम होना है, बिल्डिंग बननी है, तो अब बिल्डिंग कितने दिन में बन जाएगी, मेरे पास कितना मटेरियल है, उसके अनुपात में वो दिखा देगा बाकायदा कि आप उसके अंदर, उस IoT ऐप के अंदर मैं एंट्री करूंगा, डेटा डालूंगा और डेटा को एनालाइज करने के बाद मुझे बता देगा ये प्रोजेक्ट इतने दिन में बनेगा, इस प्रोजेक्ट में ये कमियां हैं, इससे मुझे आपको यहाँ पे इतना करने पे ये लगेगा, ये लगने से ये हो जाएगा। इस तरह करके बिना वो कंस्ट्रक्शन हुए मुझे पहले ही पता लग जाएगा, मेरे डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो जो कमिंग बाद में वो मेरे को जो है बाद में वो लूप होल्स पता लगेंगे, वो मैं IoT डिवाइस के जरिए, एप्स के जरिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन है उन ऐप के जरिए जो IoT बेस है, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन IoT एप्स का इस्तेमाल करके फास्टर डिसीजन ले लेगी, जल्दी डिसीजन निर्णय ले लेगी और अपने पैसे की बचत कर सकती है रियल टाइम डेटा एनालिसिस करके कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा और क्या ये सही डिसीजन है कि नहीं, तुरंत मुझे एनालाइज करके बता देगी। अपना डेटा मैं इसमें फीड करूंगा, मेरे पास कितना माल है, कितना मटेरियल है, क्या है, और कितना उसमें जो है एरिया कितना है, कितना बनाना है, पूरी डिटेल देंगे सॉफ्टवेयर को, और वो ऐप मुझे बता देगी कितना समय लगेगा इस काम को करने में। इस तरह के डिसीजन लेने में इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस मेरी मदद करेंगे। इस तरह की बहुत सारी एप्स बन चुकी हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और कंज्यूमर, ये यूज की जा रही है।
एडवांटेजेस, फायदा क्या है ओटी डिवाइसेस का? डेटा कलेक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आईओटी डिवाइस तुरंत इकट्ठा करती है, जिससे क्विक डिसीजन ले सकते हैं, और ऐसी स्थिति पे आपको ला सकती है जहां से आप ज्यादा से ज्यादा दुनिया को और डेटा को ज्यादा से ज्यादा आप रीड कर सकते हैं। क्विकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं इसके आगे आईओटी को और ज्यादा समझने के लिए।